हेलो डीएवियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएवी ज्ञान। आज मैं आपको ये एनुअल एग्ज़ाम सोशल साइंस का बताने वाला हूँ जो कि क्लास 8 का है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये सेम पैटर्न आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी होगा और आपका रिवाइज भी हो जाएगा जो एग्ज़ाम दे चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी, डी और ई है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन ए का बात करते हैं, खंड का। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स इज़ नॉन रिन्यूएबल। इसमें से कौन सा रिसोर्स है जो कि नॉन रिन्यूएबल है? तो आंसर इसका होगा, जैसे आप देख सकते हैं, लैंड नॉन रिन्यूएबल नहीं है, वाटर भी नहीं है, और ये है कोल। कोल हो जाएगा। सॉइल तो रिन्यूएबल है। जापान इज़ इकोनॉमिकली advanced than India because of तो availability of advanced technology, availability of capital, availability of skilled labor। ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है। विच ऑफ द रीजन्स गिवन अबव आर मोस्ट सुटेबल टू जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे सही है जापान और इंडिया के लिए? तो इसका आंसर होगा सी, 1 and 3 ओनली। अब बहुत सारे बच्चे में ये प्रश्न कुछ ज़्यादा ही गूंज रहा होगा कि ये कैसे सही हो सकता है। तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जापान इंडिया के से बहुत ज़्यादा आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल को अभी साइड कीजिए। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल लेबर भी जापान के कंपैरिजन में इंडिया से कम ही है। ठीक है, जापान ज़्यादा है और इंडिया कम है। और कैपिटल में है ना, इंडिया बहुत आगे है जापान से, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन और टैक्स को तो देखकर नहीं लगता है कि जापान को पीछे छोड़ेगा। तो चलिए, अब सबसे पहले हम लोग सी को कर दिए हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन। तो असर्शन है, द यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज़ स्टिल लिमिटेड। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है वो अभी तक सीमित है। ठीक है, ये असर्शन है। और रीज़न के पीछे चलते हैं। रीज़न है, साइंटिस्ट बिलीव जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैव में एडवर्स इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनका एडवर्स इन्वायरमेंट पे होता है, मतलब एडवर्स इफेक्ट होता है इन्वायरमेंट पे। तो देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा घनत्व है पॉपुलेशन का। ठीक है, तो इस अगर आप देखेंगे एसएसटी का बुक खोल कर तो आपको दिखेगा केरला सेक्स रेशियो में सबसे ज़्यादा है, कर्नाटक उनको साइड रखिए, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में फंस सकते हैं, लेकिन असली में आंसर होगा वेस्ट बंगाल। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। फिर से एक असर्शन रीजन है। इन द गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, असर्शन क्या कहता है? क्लाइमेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जलवायु सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को करता है। ये देखने से ही ट्रू लग रहा है, समझ लेंगे तो आराम से आप इसे बना लेंगे। ठीक है, climatic conditions in the monsoon region of India attract large concentration of the population। तो गाइज ये भी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर से आपका आ जाएगा बी। अब क्यों होगा? तो क्योंकि ऐसे ये होना चाहिए था आपका असर्शन में और वो होना चाहिए था आपका रीजन में। ठीक है, इसको आपको ये जो होता है ये असर्शन में होना चाहिए था, ये असर्शन में होना चाहिए था और दूसरा वाला रीजन में, इसको रीजन में होना चाहिए था। ठीक है, इसको रीजन में होना चाहिए था। ओके, क्लियर। अब चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What type of source of information does the Digital South Asia Library provide? कौन से प्रकार का इन्फॉर्मेशन पढ़ाता है, कौन सा प्रकार का इन्फॉर्मेशन बताता है? तो सी हो जाएगा इंटरनेट एंड डाटाबेसेस। उसके बाद है मैच कॉलम 1 and 2 करेक्टली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है ये कॉलम 1 एंड कॉलम 2, आनंद मत, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, केसरी न्यूज़पेपर, अनहैप्पी इंडियंस। कॉलम 2 में है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, आनंद मत होगा आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ये बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी ने लिखा था, तो इसे सेकंड नंबर पे कर देंगे। केसरी न्यूज़पेपर ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। और अनहैप्पी इंडियंस ये आप देख सकते हैं, अनहैप्पी इंडियंस लाला लाजपत राय ने लिखा था। ठीक है,
अगर ऐसे मैंने इसे कर लिया है, लेकिन अगर आपको नहीं पता चले तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में अगर देखिएगा, अगर आपको इसका अगर 2 भी मालूम है तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 का ए, सी, ए, बी, डी, ए है, ठीक है? तो सब एकदम अलग-अलग है। तो अगर आपको एक का भी पता है आनंद मत किसने लिखा था, तो आप सबका बना लेंगे आराम से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे तो 1 का डी दिखा रहा है, तो डी खोजना पड़ेगा, तो यहाँ पे मिल गया सी का, तो हो जाएगा सी, नो प्रॉब्लम है। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ द फॉलोइंग विच इज इनकरेक्टली मैच्ड। इस सब में से आपको जो इनकरेक्टली मैच्ड है इसको आपको पहचानना है। रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन, ये 1929 में हुआ था, ओके? तो ये एकदम सही है। फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, इंटरनेशनल कांग्रेस को ये आईएनसी कहते हैं, तो ये भी 1885 में था, जो कि पूरा सही है। उसके बाद पावर ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्रोन, मतलब कि ब्रिटिश क्रोन में जो जब पावर ट्रांसफर किया गया था तो उसका डेट है ये 1857, जो कि पूरा गलत है। मोले मिंटो रिफॉर्म 1909, ये सही है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पहुंच चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है विच ट्राइब डिड प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, कौन से ट्राइब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया करते थे, ठीक है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, खॉन्स ऑफ ओडिशा, ओके? अब क्वेश्चन नंबर डी के पास चलते हैं। चूज द सिटी फ्रॉम वेयर बेगम हजरत महल लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आपको एसएसटी के चैप्टर में था, द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अवध, ओके? अब यहाँ पे फिर से असर्शन रीजन है, आप बुक के अंदर से थोड़ा पढ़ लीजिएगा, असर्शन रीजन ज़्यादा आता है बुक में ही, ठीक है? असर्शन, इंडियन रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो कि इंडियन रूलर्स थे वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 ज्वाइन किए थे, तो ये बिल्कुल सही है, 1857 में ज्वाइन किए थे। अब रीज़न देखते हैं कि रीज़न क्या है। द ब्रिटिश हैड स्नैप्ड द कंपेंसेशन दैट किंग्स वेयर पेड इन रिटर्न ऑफ ए शेयर इन द गवर्नमेंट, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग, ओके? तो सी हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। Match the names of the social reformers given in column 1 with the social reforms introduced by them in column 2 and choose the correct option, ठीक है? कॉलम 1 दिया है, कॉलम 2 दिया है, इसमें आपको फेमस लीडर्स के नाम है और उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने कौन कौन से सोशल रिफॉर्म्स में भाग लिया, ठीक है? तो यहाँ पे आपको बता दें इसका आंसर पहले, इसके आंसर से पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप सबसे पहले इस अगर मैच करना हो तो आप है ना थोड़ा पलटा दीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इसका जल्दी से आंसर कर लेते हैं। श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु अगेंस्ट ब्राह्मण डोमिनेंस में थे, और उसके बाद राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा के अगेंस्ट में थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे उन्होंने विडो रिमैरेज को बढ़ावा दिया था, ठीक है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 नंबर। पेरियर ईवी रामस्वामी, तो ये आपका हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है? अब आपको पहले से देख लेना 1 का क्या था, डी था, तो 1 का डी, अब इसको ही आप देख लीजिए 1 का डी, तो यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा है 1 का डी, तो आग बंद करके इसको लगा दीजिए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप लगा दीजिए, हो गया। अब ये आपको हिंदी का है, अगर जो हिंदी मीडियम में जिनको हिंदी से ज़्यादा लगा है वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, इसमें से कौन करेक्ट है आपको ये बताना है, ठीक है? तो चलिए इसका देखते हैं। स्टेटमेंट 1, काकोरी कॉन्स्पिरेंसी केस वाज प्लान्ड बाय हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। स्टेटमेंट 2, जुगंतर पार्टी फॉर्म्ड बाय चंद्रशेखर आज़ाद प्लान्ड एंड आर्म्ड रिवॉल्ट ड्यूरिंग WW1, मतलब वर्ल्ड वार फर्स्ट, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एसिसिनेटेड पुलिस कमिश्नर एंड सैंडर्स, मतलब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पुलिस कमिश्नर और सैंडर मतलब होता है हवलदार, हवलदार, ओके, हवलदार। उसके बाद भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू ए बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? तो अब आपको इस ऑप्शन दिया गया है कि क्या सही है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 सही है, या स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, या स्टेटमेंट 1 एंड 4, या स्टेटमेंट 3 एंड 4। तो इस सब का ये ऑप्शन दिया गया, आपको इसका आंसर लिखना है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी 3 एंड 4, ठीक है? अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई वन पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ इनकरेक्टली मैच्ड, मतलब कि जो गलत है उसमें इनकरेक्टली मैच्ड जो गलत है उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? सॉवरेन, नो कंट्री कैन इंटरफेयर इन आवर कंट्रीज एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है, ये एकदम सही है। सोशलिस्ट, इंडिया इज अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन ऑल फॉर्म्स, ये भी पूरा सही है। सेकुलर, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सही है। रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपुल, ये आपका हो जाएगा गलत, ठीक है? इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या कहा गया, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपुल, ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें होना चाहिए प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है? द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्रेसिडेंट विच इज इलेक्टेड फ्रॉम वन ऑफ अमाउंस्ट पीपुल, ओके? द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन बैंड बिकॉज, जो छुआछूत, जिसे हम गाँव देहात में सब छुआछूत भी कहते हैं, ऐसे भी हिंदी में इसका मतलब छुआछूत ही है, तो ये बैंड हो गया, किस कारण हुआ? तो
एक है इट इज़ ए रिलीजियस प्रैक्टिस, ये बिल्कुल गलत है। इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स, ये आपका होगा पूरा सही, ठीक है, ये आपका सही होगा। और सी भी देख लेते हैं, इट प्रमोट्स लोअर कास्ट, बिल्कुल नहीं, ये लोअर कास्ट को और दबाता था। इट इज़ एक्सेप्टेबल सोशल प्रैक्टिस, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट ऑफ फ्रीडम मतलब कि अपने धर्म को चुनने का अधिकार के बारे में कौन सा सही है, चलिए देखते हैं। स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, सिटीजन्स आर नॉट अलाउड टू चेंज देयर रिलीजन, द फॉलोअर्स ऑफ द मेजोरिटी रिलीजन enjoy स्पेशल स्टेटस, ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर फ्री टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसमें से आपका सही होगा ऑप्शन डी, ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर फ्री टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चों सेकुलरिज्म में आता है आपके, ठीक है। ये सेकुलरिज्म में था, पढ़ लीजिएगा, सेकुलरिज्म था। और सिटीजन्स आर नॉट अलाउड टू चेंज देयर रिलीजन, ये गलत है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। द फॉलोअर्स ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इंजॉय स्पेशल स्टेटस, ये तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे लिखा गया था कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखा क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट प्रोविजन अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें से कौन प्रोविजन नहीं है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स के, ठीक है। तो पहले आपको दिया है एवरी इंडिविजुअल इज फ्री टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन, मतलब कोई भी आदमी फ्री है क्या करने में, प्रैक्टिस करने में और प्रोपेगेट करने में किसी भी रिलीजन्स को, ठीक है। तो ये आपका एकदम सही है, सॉरी ये एवरी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इज फ्री टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स, ये भी आपका सही है। स्टेट विल कलेक्ट टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन्स, ये आपका बिल्कुल गलत है, तो आपका ये सी हो जाएगा। अब ऑप्शन डी भी देख ही लेते हैं। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी इम्पार्टेड इन द इंस्टीट्यूशन फाउंडेड बाय स्टेट, ये गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज स्लैश आर करेक्ट विच रेफरेंस टू यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें से कौन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रावधान के हिसाब से सही है। स्टेटमेंट 1, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टार्ट्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो ये आपका सही होगा स्टेटमेंट 1, क्योंकि पहले प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है, प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट असली में नियुक्ति करते हैं और प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देते हैं। स्टेटमेंट 2 है, अदर मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो बाकी मिनिस्टर होते हैं वे बाकी मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस में, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट, ए मिनिस्टर मस्ट बी एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो आपका ये तीसरा नंबर भी एकदम सही है। चौथा नंबर, एनी मिनिस्टर हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कोई भी मंत्री हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, वो मेंबर ही नहीं बन सकता। किसका मेंबर नहीं बन सकता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। वो बन सकता है लेकिन उसे 6 महीना में कोई भी सदन का मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी पार्लियामेंट का किसी सदन का कोई भी भाग बनना पड़ेगा, मतलब कि लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का, ठीक है। तो आपका ये 1 भी सही है, 2 भी सही है और या 3 भी सही है। तो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट 1 2 3 करेक्ट, तो ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, नो डाउट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, द एनुअल बजट ऑफ द कंट्री इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट इन द नेम ऑफ, मतलब कि जो एनुअल बजट है कंट्री का जो एनुअल बजट है वो किसके सामने प्रेजेंट किया जाता है, पार्लियामेंट के सामने, और किसके नाम पर किया जाता है। तो यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सही होगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा नहीं होगा, फाइनेंस मिनिस्टर बिल्कुल नहीं होगा और प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैंने पहले ही बोल दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 20 के पीछे चलते हैं, चलिए। तो यहाँ पे आपको असर्शन रीजन है, फिर से यहाँ पे एमसीक्यू में कम से कम आपको 4, तो एमसीक्यू का 4 क्वेश्चन असर्शन रीजन पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो द कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि जो कावेरी का रिवर का जो लड़ाई है, पानी की लड़ाई जो है वो किसके बीच है, तमिलनाडु के बीच और एक कर्नाटका के बीच, और पेंडिंग है किसमें कौन पेंडिंग किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट पूरा सही है। अब रीज़न के बारे में बात कर लेते हैं। तो रीज़न आर सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन सच केसेस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कि ऐसा डिस्प्यूट जो कि उस केस उस कोर्ट के अंदर आता हो, जैसे कि 2 जिला के बीच में हो गया या किसी के भी बीच में हो गया, जैसे 2 जिला के बीच में आपका हो गया, ठीक है। और दूसरा राज्य के बीच में, तो जो जिला को कौन देखेगा, हाई कोर्ट, मतलब उसका ओरिजिनल जिला और मतलब उसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट है, और 2 राज्य के बीच जब भी कुछ होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कि उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, ना ही कोई हाई कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट कभी नहीं कर सकता है, और ना ही कोई आपका सबऑर्डिनेट, ठीक है, सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट भी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, उसके पास कोई ऐसा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। अगर वो बाय चांस कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट अपना एक एप्रोप्रिएट रिट लगा कर उसे रोक देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए पूरा सही है, ठीक है।
अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 के पीछे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? हाँ, तो यहाँ पे आपको है सेक्शन बी मिल जाता है। मतलब सेक्शन ए पूरा खत्म हो गया, 20 क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन नंबर 21 है। मेंशन एनी टू रीजन फॉर लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन सिक्किम। मतलब सिक्किम का जो लो डेंसिटी है, किसका पॉपुलेशन का लो डेंसिटी सिक्किम में, उसका 2 कारण बताइए। तो यहाँ पे आप बहुत सारा कारण भी है, ऐसा 1-2 नहीं है, बहुत सारा है, लेकिन आप बुक के हिसाब से अगर मानेंगे तो आपका आंसर होना चाहिए अनफेवरेबल क्लाइमेट, मतलब कि क्लाइमेट अच्छा नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ठंडा रहता है, ठीक है? और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? या फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट भी लिख सकते हैं, बहुत सारा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है? तो आप इसमें से कुछ 2 कर दीजिए। आपका लिखने का सबसे बेस्ट तरीका होना चाहिए द 2 रीज़न फॉर लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन सिक्किम आर एज़ फॉलोज़ करके पहला पॉइंट लिखेगा ये फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है? और दूसरा पॉइंट आप आराम से आग बंद करके क्लाइमेट लिख दीजिए, हो जाएगा आपका 2 मार्क्स पूरा, ठीक है? तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख ही लेते हैं। पॉलिटिकल अनरेस्ट इन ए रीजन एंड डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट लेड टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जस्टिफाइड द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल, ठीक है? तो इसका भी आंसर आपका बुक में है, आपके बुक में ये, ठीक है? तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन है और इसका है ये आंसर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को साइड करके बताते हैं। पॉलिटिकल अनरेस्ट इन ए रीजन और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट अगेंस्ट ए ग्रुप, यहाँ से लिखिएगा क्वेश्चन इतना लिख के, और उसके बाद ये लीजिएगा मिलियन ऑफ रिफ्यूजीज। उसके बाद इन रिसेंट ईयर्स द पर्शियन गल्फ वार, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इथोपिया या श्रीलंका, द ब्रेकअप सोवियत रिवॉल्ट, 15 इंडिपेंडेंस नेशन आर सम नोन वेल एग्जाम्पल विच शो हाउ पॉलिटिकल अनरेस्ट कैन लीड माइग्रेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन, ठीक है? तो इसमें से आपको इस पूरे पैराग्राफ में बस 2 लाइन लिख दीजिएगा तो आपका काम आराम से बन जाएगा, ठीक है? इन व्हाट टू वेज डिड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बेनिफिट द जमींदार, मतलब कोई 2 कारण बताइए जिसके कारण जो परमानेंट सेटलमेंट किसको कहा गया है? जमींदारी सिस्टम, ठीक है? जमींदारी सिस्टम बेनिफिट द जमींदार, मतलब कोई भी 2 रीज़न आपको, मतलब कोई भी 2 रास्ता बताना, कोई भी बेस जिससे पता चल सके कि जमींदारी सिस्टम में जमींदार को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था। तो बुक में ये लिखा है, ठीक है? यहाँ पे ज़मींदारी सिस्टम वाज मेड हेरिडेटरी राइट ऑफ द ज़मींदार, तो आप इतना लाइन आराम से बनाकर लिख सकते हैं। इट मेड हेरिडेटरी राइट, मतलब कि वंशानुगत अधिकार दे दिया गया था ज़मींदार को, ठीक है? परमानेंट सेटलमेंट में, ठीक है? ये लिखेंगे तो इसमें भी बन जाएगा, मतलब कि एक विरासत दे दिया गया था कि बेटा भी उसका ज़मींदार ही बनेगा, ठीक है? और उसके पास दूसरा हो जाएगा दिस सिस्टम गिव न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड, ठीक है? या आप दूसरा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी है कि दे ज़मींदार हैव पावर टू इविक्ट एनी कल्टिवेटर फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू नॉन पेमेंट और ऑफ रेवेन्यू, ठीक है? अगर समय पर रेवेन्यू नहीं देता है तो उसको हटाने का पूरा तरीके से छूट है और उसको टॉर्चर भी कर सकते हैं, ठीक है? अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, मतलब सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को आपको बताना है, जो कि इंडिया में, मतलब इंडिया के दर में बताना है कि सिंगल सिटीजनशिप कैसे है। तो आपको यहाँ पे जैसे मैं बता दूं कि ये आपका 2 मार्क्स का है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट लिखेंगे तो आपका आराम से काम बन जाएगा, ठीक है? तो मैं आपको अभी देता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक लाइन यहाँ लिखना है, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन सिक्योर एम्प्लॉयमेंट एनीवेयर ऑफ द कंट्री। ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा, पीपल हु कॉल देमसेल्व्स पंजाबी, मराठी, गुजराती आर कॉल्ड बिकॉज दे स्पीक दीज लैंग्वेजेस नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिटीजनशिप, ठीक है? तो अगर आप ये लिखेंगे तो आपको आराम से पॉइंट मिल जाएगा, या आप कोई भी रिलेवेंट, मतलब कि उसके हिसाब से लिखेंगे तो आपको आराम से पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन नंबर 24 के पीछे चलते हैं। मिशंस टू मार्स एंड मेक इन इंडिया स्कीम रिलेटेड टू विच 2 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। तो जैसे कि हम लोग ने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ा था, तो उसमें से आपका मिशन टू मार्स ये हो जाएगा, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ठीक है? तो आप सीधा ये लिख दीजिएगा, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म, ठीक है? अगर आप ये भी लिखेंगे तो आराम से हो जाएगा, या सीधा टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर भी लिखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड है मेक इन इंडिया स्कीम, यहाँ पे देखिए, मेक इन इंडिया स्कीम रिलेट्स टू विच फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये भी आपका होगा, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर मेक इन इंडिया स्कीम का, ठीक है? मेक इन इंडिया स्कीम का आपका ये आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 24 खत्म हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे सेक्शन सी की तरफ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट्स, कि ये 3 मार्क्स का है। अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 3 मार्क्स का है। तो यहाँ पे आप या तो 3 पॉइंट्स लिख दीजिए, या तो 3 स्टेटमेंट ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं, एवरीबिलिटी ऑफ मिनरल्स प्लेज ए डोमिनेंट रोल इन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो खनिज पदार्थ हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है और एक अच्छा खासा आर्ग्यूमेंट भी देना है। तो बुक में भी इसका आंसर है स्पष्ट रूप से, तो आप यहाँ देखिए, मिनरल प्ले ए डोमिनेंट रोल
प्ले डोमिनेंट रोल इन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप पहले स्टेटमेंट में ये कैसे इंट्रोड्यूस करने के लिए आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ कोल एंड आयरन और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अट्रैक्टेड द ह्यूज पॉपुलेशन इन डिफरेंट एरियाज। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ लिख दीजिएगा बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज गलती से मेरा हो गया लेकिन यहाँ पे बी है। ठीक है, बिकॉज दीज आर की मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ बच्चे में शायद डाउट आ सकता है कि सर जी यहाँ पे तो कोल लिखा हुआ है तो और यहाँ पे आयरन लिखा हुआ है तो ये स्टील का क्या नाता है। तो ये सुन लीजिए कि कोल में कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और स्टील का जो ये एक आपका एलॉय है। ठीक है, जो कि आपके कोल कोल जिसके कारण जिसमें कार्बन ज़्यादा है, कार्बन प्लस आयरन से बनता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। क्लियर है। और यहाँ पे भी एक और आप लिख सकते हैं, हॉट एंड ड्राई एरियाज ऑफ ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट्स। यहाँ पे भी एक और पॉइंट है, हॉट एंड ड्राई एरियाज ऑफ ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट, सऊदी अरेबिया एंड साउथ अफ्रीका हैव अट्रैक्टेड लार्ज ग्रुप ऑफ माइग्रेंट्स बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्रोलियम। यहाँ पे आप अपने मन से, जैसे कि अगर आपको ज़्यादा नहीं याद करना तो सीधा ये सऊदी अरेबिया लिखें, क्योंकि सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। आप आराम से लिखिएगा, हॉट एंड ड्राई रीजन ऑफ सऊदी अरेबिया अट्रैक्टेड लार्ज ग्रुप ऑफ माइग्रेंट्स बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, एकदम क्लियर है। और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, तो आपको कम से कम 3 पॉइंट्स देना है और आराम से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एक और वाला ऑप्शन है, तो चलिए इसको भी सॉल्व ही कर लेते हैं। रिलीफ ऑफ ए प्लेस अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। मतलब जो रिलीफ है, ये चैप्टर 7 का ही क्वेश्चन है। रिलीफ, कोई भी जगह का रिलीफ जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। ये कैसे मुमकिन है, इसको आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा रिलीफ। तो हाई माउंटेन्स, टेरेन एंड रॉकी प्लेटू रिस्ट्रिक्ट ह्यूमन सेटलमेंट। आप आराम से ये पॉइंट लिखिएगा तो आपको 1 मार्क्स और मिल जाएंगे। तो हेयर द ट्रांसपोर्टेशन इज वैली नॉन, तो यहाँ पे आप लिखिएगा ट्रांसपोर्टेशन। क्वेश्चन आंसर में भी था कि फर्टाइल लो लैंड ऑफ ब्रह्मपुत्रा हवांगो इन चाइना। तो इस ये भी आप लिख सकते हैं। और प्लेन्स आर ऑल्सो गुड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन द वर्ल्ड। तो आप ये लिखेंगे तो आपका 1, 2 और 3 पॉइंट आपका मिल जाएगा। ठीक है, उससे आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे, 3 मार्क्स। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन के पीछे चलते हैं। The unjust policy of the British resulted in rebellions by tribals in different parts of India. Support the statement with of 3 examples. तो यहाँ पे आपको कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सीधा आग बंद कीजिए और रिकॉल कीजिए। तो आपको रिकॉल करने में क्या याद आ जाएगा, खासीज, खॉन्स और बिरसा मुंडा के बारे में। तो मुंडाज ज्वाइन कोलेरियन टाइप्स। तो मैं आपको इसका भी आंसर दिखा देता हूँ। आपको इसका आंसर ट्राइबल रिवॉल्ट में मिल जाएगा। रिवॉल्ट ऑफ खासीज का है, टू प्लेस इन इतना। ठीक है, इसको शॉर्ट करके एक लाइन में आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कुकीज़ हिली ऑफ मणिपुर, हिली रीजन्स ऑफ मणिपुर कंटिन्यूड अटैकिंग ब्रिटिश टेरिटरीज बट दे हैव टू सरेंडर। तो आप सीधा ये लिखे, कुकीज़ अटैक्ड इन 1829, आपको आराम से मिल जाएगा मार्क्स। और यहाँ पे आपको बिरसा मुंडा के बारे में भी मिलता है, लेकिन इसको छोड़िए। मुंडास ऑफ छोटा नागपुर ज्वाइन कोलेरियन ट्राइब इन द रिवॉल्ट। ठीक है, आप ये भी लिख दीजिए। बस आपको रिवॉल्ट लिखना है, आपको ये नहीं लिखना है कि ये वो कैसे हारे। ठीक है, आपको बस लिखना है कि। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, एक्सप्लेन एनी 3 सोशियो रिलीजियस कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इसका आंसर हमें बुक में देखते हैं, चलिए बुक में ही मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपका ये पॉइंट हो जाएगा, द सोशल रिफॉर्म्स by the British were considered an interference in the customs and tradition of the Hindus। और सेकंड पॉइंट आपका यहाँ हो जाएगा, ये देखिए, मोर एवर हटा दीजिएगा, द ब्रिटिश लुक डाउन अपॉन इंडियंस, पहला। और मतलब दूसरा। और तीसरा आप लिख सकते हैं, दे फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसको आप 2 भागों में और तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं तोड़ना तो आप एक और लिख सकते हैं, दे कंसिडर देमसेल्व एज सुपीरियर्स। दूसरा भी मान्य है, अगर आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं या कोई भी पॉइंट इसमें से देख कर लिख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। वाई इज़ कॉन्स्टिट्यूशन इसेंशियल फॉर इंडिया, एक्सप्लेन। हमारे भारत का संविधान क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है। तो डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, या इंश्योर दैट माइनॉरिटी ग्रुप्स आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट्स अवेलेबल टू द मेजॉरिटी, गार्ड्स अवर नेशनल इंटरेस्ट, इंश्योर दैट द मेजॉरिटी ग्रुप डू नॉट डोमिनेट माइनॉरिटीज़। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें से आपको जो पॉइंट अच्छा लगे आप वो आराम से लिख लीजिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कहता है इन विच सिचुएशंस कैन प्रेसिडेंट यूज हीज और हर इमरजेंसी पावर। मतलब कि जो हमारे राष्ट्रपति है वह अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, मतलब कौन सी परिस्थिति में वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे बुक में ही आपको आंसर मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे इमरजेंसी पावर के बारे में सब लिखा है। नेशनल इमरजेंसी, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ऑफ द स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, इस सबको एक्सप्लेन करने को कहा गया। तो आप इसमें एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं, इसको छोटा कर दीजिएगा और ऐसे ही आप अपना लाइन बना सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब सेक्शन डी में आते हैं खंड घ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पे आपको और का ऑप्शन दिया गया है। आप ध्यान रखिएगा कि और में आपको दोनों में से कोई एक ही बना देना है। अगर आप दोनों में से दोनों ही बना देते हैं तो पहला एग्जामिनर आपका मार्क्स काटेगा, उसके बाद जो इसमें आपको जिसमें गलती होगा वो भी उसको भी डिडक्ट करेगा। तो सबसे अच्छा है कि आप एक ही बनाएं। ठीक है, ये एक डिस्क्लेमर है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 के ओर बढ़ते हैं। वाई देयर इज़ ए नीड ऑफ लैंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप ये भी कि land is used for various purposes such as cultivation, building, construction of road, railways, grazing of animals, which is known as land use pattern। ठीक है, तो therefore करके आप लिखिएगा there is a need of land management। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दे रहा है 5 रीज़न। ये 5 रीज़न आपको देना है। तो इसका इस तरीके से आंसर है। तो इसका आंसर ये होगा। पहला है सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे मुझे जगह नहीं मिली इसके लिए सॉरी। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये बायोडाइवर्सिटी है। प्रिवेंट डेजर्टिफिकेशन, मतलब कि डेजर्टिफिकेशन को रोकता है। प्रिवेंटिंग लैंड डिग्रेडेशन, इंश्योरिंग वाटर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये 5 पॉइंट है, आपको याद करने में भी ईजी पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए अब एक और वाला ऑप्शन है सजेस्ट एनी 5 मेजर टू कंजर्व सॉइल। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। तो यह आप देख सकते हैं सॉइल कंजर्वेशन का है। एफोरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग मोर ट्रीज, इट रिड्यूसेस द सरफेस रन ऑफ एंड पॉइंट द सॉइल। आप सीधे लिखते हैं एफोरेस्टेशन शुड बी टेक प्लेस एट द लार्ज स्केल बिकॉज इट रिड्यूसेस मत लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा इट बाइंड्स द सॉइल। ठीक है, इट बाइंड्स द सॉइल मतलब ये सॉइल को, मिट्टी को पकड़ कर रखता है, जिसके कारण सॉइल इरोजन नहीं हो पाता, मतलब विंड इरोजन। रोज ऑफ ट्रीज शेल्टर बेल्ट्स आर प्लांटेड इन रीजन। तो आप इन पांचों में से कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट है। तो मैं एडवाइस दूंगा कि आप यही चारों लिखे और एक ये लिखे। अगर आपको मन है तो ये दोनों भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका मन और आपका दिमाग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 31 कहता है डिफाइन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स। तो सबसे पहले सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का ये है डिफिनीशन, जैसे आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे है इट इज़ द अर्लीस्ट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ कैरिड आउट एट स्मॉल स्केल बाय द फार्मर टू ग्रो फूड फॉर देयर पर्सनल एंड और कम्युनिटी कंजम्पशन। ठीक है, आप पर्सनल या कम्युनिटी कंजम्पशन दोनों में से कोई भी लिखिए या दोनों भी लिखिए, ज़्यादा सूटेबल है और ज़्यादा बड़ा भी होगा। अब देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर मतलब कि पहला पॉइंट है दूसरा, ये एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रकार है। तो यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हैं नोमैडिक हर्डिंग के बारे में, पीपुल माइग्रेट अलोंग देयर एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूडर फॉर देयर एनिमल्स। ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ऑल्सो नोन एज बर्न एग्रीकल्चर। After the soil loses fertility, the land is abandoned and cultivator move to the new plot। ठीक है, आप ये लिखेंगे तो इससे भी आपका आराम से मार्क्स मिल जाएगा। मतलब यहाँ से आपको यहाँ तक लिख देना है, मिल जाएगा। यहाँ पे यहाँ से लिखिए, आप यहाँ लिख दीजिए और सीधा लिखिएगा यहाँ पे कि कैटल इन सब को पाला जाता है किस लिए, मिल्क के लिए, स्किन के लिए, मीट के लिए और ऊल के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको 2 मांग रहा है और यहाँ पे एक 3, कुल मिला के 3 है। आप कोई भी लिख सकते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी है यहाँ, सॉरी यहाँ पे
The type of agriculture is characterized by high output per unit of land. Although the nature of this agriculture has changed many changes, it is more substituted. ये मत लिखिएगा, बस आप ये लिख दीजिए, इतना ही काफ़ी। और ये एक कंट्रीज़ का नाम भी है, कंट्रीज़ लाइक इतना ये सब चाइना, इंडिया, जापान, मलेशिया, कोरिया हैव अडॉप्टेड इम्प्रूव्ड सिस्टम ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर। आप बस ये लिखिएगा, आपको आराम से मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब है डिफाइन कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड एक्सप्लेन एनी ऑफ इट्स टू टाइप्स, ठीक है। कमर्शियल एग्रीकल्चर का भी आपको दो प्रकार लिखना है, तो कमर्शियल एग्रीकल्चर भी वैसा ही है। तो जैसे मैंने कहा कमर्शियल एग्रीकल्चर का डिफिनीशन, कमर्शियल एग्रीकल्चर इज टिपिकली डन ऑन ए वेरी लार्ज स्केल विद द पर्पस ऑफ सेलिंग प्रोड्यूस्ड इन द मार्केट टू मेक प्रॉफिट। मतलब कि मार्केट में बेचने के लिए, यहाँ सब्सिस्टेंस में अपने कम्युनल के लिए था, कम्युनल कंजप्शन के लिए, ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए होता है। और आप इतना ही लिखिए। और उसके साथ साथ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर उनके प्रकार है, और एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक रैंचिंग, डेयरी फार्मिंग। किसी को भी आप एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द चौरी चौरा इंसिडेंट ऑफ 1922 एंड इट्स इम्पैक्ट। एक मिनट, यहाँ पे आपको एक और का क्वेश्चन मिलता है, डिस्क्राइब द रीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड इट्स इफेक्ट। तो चलिए, तो सबसे पहले हम दूसरे को ही सॉल्व कर लेते हैं। आप अपने बुक से भी इसे देख सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं ये सेकंड का ही बना लिख देता हूँ। डिस्क्राइब द रीज़न फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड इट्स इफेक्ट। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल का इफ़ेक्ट और उसका रीज़न ये जानते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ऐसे लिखने के लिए बता दिया है, ये ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल किए थे। यहाँ पे भी आपको मिल ही जाएगा। इन ऑर्डर टू वीकेन द नेशनलिस्ट मूवमेंट द ब्रिटिश अटैक द हिंदू मुस्लिम यूनाइटी, ठीक है। तो आप सीधा ये लिखेगा कि हिंदू मुस्लिम यूनाइटी को तोड़ने के लिए उन्होंने ये नेशनल मूवमेंट को तोड़ने के लिए, नेशनल मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए और हिंदू मुस्लिम यूनाइटी पर आक्रमण करने के लिए उन्होंने ये पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था। और लॉर्ड कर्जन इसके भागीदारी थे। 1905 में उन्होंने ये किया था, जुलाई में। और यहाँ पे एक और जैसे मैंने कहा, दे वांटेड डिवाइड एंड रूल, ठीक है। उसके बाद इसमें पूछा गया है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ इट। तो इम्पैक्ट आप पैराग्राफ छोड़ दीजिएगा, इससे एग्जामिनर को और पढ़ने में आसानी होती है, जिसके कारण वे आपके क्वेश्चन पेपर से खुश भी रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इम्पैक्ट होगा, द डे वॉज ऑब्जर्व्ड एज डे ऑफ मॉर्निंग, मतलब शोक दिवस के नाम से जाने लगा। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया, स्वराज, रेडिकल ने स्वराज की मांग की। उसके बाद सेल्फ रूल, स्वराज, उसके बाद स्टूडेंट। ये लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिएगा। स्टूडेंट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस मूवमेंट बाय बॉयकॉटिंग क्लासेस, पिकेटिंग शॉप्स, सेलिंग फॉरेन गुड्स। मेनी वुमेन ऑल्सो ज्वाइंड पिकेटिंग एंड प्रोसेशंस, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द पावर एंड फंक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट इन इंडिया। हाई कोर्ट के पावर और फंक्शन के बारे में बताना है। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे पावर एंड फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट के बारे में दिया गया है। तो हाई कोर्ट में सबसे पहले आपका ये हो जाएगा, इट इज़ मेनली कोर्ट ऑफ अपील ऑफ बोथ सिविल केस एंड क्रिमिनल केस, ठीक है। दिस कम्स अंडर अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। आप ये मत लिखिएगा, सीधा यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ये देखिए, यहाँ से आप लिखिए, द हाई कोर्ट है पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू, ठीक है। और द केसेस परटेनिंग टू द मैरिज, डिवोर्स, लॉ, विल ऑफ ए डिजीज पर्सन आर ऑल्सो टेकन अप बाय हाई कोर्ट। तो यहाँ पे आपको कम से कम 5 लिखना ही होगा। तो क्योंकि 5 मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स का 5 लिखना होगा। और यहाँ पे आपको मिलेगा ये पैराग्राफ, द हाई कोर्ट इज ऑल्सो नोन एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इट इज़ ऑल्सो ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, it has also power to punish for contempt for its of itself
या ये छोड़िए, यहाँ पे आप लिखिए ऑल द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट आर बाइंडिंग टू द लोअर कोर्ट, वो आर बाउंड टू फॉलो देम। ठीक है, तो इससे आपका हो गया 5 पॉइंट्स। यहाँ पे एक और करके एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट एंड लिटिगेशन इन इंडिया। तो इंडिया में PIL का ऑब्जेक्टिव और उसका इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है। तो PIL मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ, आप वही लिखेगा। तो वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे कैन नॉट थिंक ऑफ गोइंग टू। तो सबसे पहले लिखेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL वॉज डिवाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ से लिखेगा, यहाँ पे आप लिखेगा नाउ comma now any person from the public whether affected or not may write an ordinary PIL or even a post drawing the attention of the high court or supreme court towards any matter of serious public importance। उसके बाद लिखेगा इफ़ द कोर्ट कन्विंस्ड, मतलब अगर कोर्ट ये मानती है कि वो जो मैटर है वो पब्लिक मतलब कि जनहित के लिए है, मतलब कि जो लोग के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो उस केस को लेगी और इसको डिसाइड करेगी। ठीक है, अब एक और लिखना है कि इसका इम्पोर्टेंस थोड़ा बताना है। तो PIL एक नॉवेल आइडिया है, ये पुअर को मदद करता है, इलिटरेट ये इट हेल्प्स पुअर द इलिटरेट एंड द इग्नोरेंट, मतलब कि गरीबों की मदद करता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप सब लोग खुश हो जाइए क्योंकि अब हम लोग आ गए सेक्शन ई में। तो यहाँ पे आपको केस स्टडी मिलता है, आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे नेचर हैज़ बिस्टोवर्ड आवर, अब लेकिन हम करेंगे सीधा क्वेश्चन का आंसर। डिफाइन रिसोर्सेज, संसाधन के बारे में है। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे डिफिनीशन है रिसोर्स का। हेंस, यहाँ पे हेंस को हटा दीजिएगा। ऑल द थिंग्स ऑन द अर्थ विच आर नेसेसरी फॉर आवर एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लेनेट इज नोन एज रिसोर्सेज। ठीक है, ये आपको शॉर्टकट डिफिनीशन हो गया। 1 मार्क्स के लिए ये बहुत सही है। यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस। ठीक है, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ वन एग्जाम्पल, आपको 1 मार्क्स का है और आपको एक एग्जाम्पल देना है। तो क्वेश्चन आंसर में भी बहुत बड़ा इसका एक्सप्लेनेशन है, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, एक स्टेटमेंट आपको देना है। तो आप सीधा ये लिखेगा, ये चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर जनरेटिंग मोर विंड एनर्जी दैन इंडिया, मतलब चाइना और USA सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है इंडिया के मुकाबले। ये लिखेंगे, आपको आराम से मिल जाएगा मार्क्स। तो 34 के 3 नंबर को देखते हैं। ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर नाइदर यूनिफॉर्म नॉर स्टैटिक्स फॉर द ईयर्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो यहाँ 2 मार्क्स का आप जैसे देख सकते हैं, तो आपको 2 मार्क्स के हिसाब से ही बनाना है। तो यहाँ पे आप देखें, यूटिलिटी ऑफ वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज आर नाइदर रिफॉर्म, पहला तो क्वेश्चन का आधा है। उसके बाद द जनरली ग्रो, ये नहीं लिखना है। इन एंशियंट टाइम्स emphasis was mainly given or certified the basic needs such as food, clothing, shelter, which was derived from the natural environment even today। ये यहाँ लिखेगा। उसके बाद यहाँ से आपको लिखना है, इन एडवांस सोसाइटीज इक्विटी emphasis is laid on the utilization of resources for satisfying the multivariates। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, आपको आराम से मिल जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर, यहाँ पे सोशल रिलीजियस मूवमेंट ब्रॉड अबाउट रिमार्केबल चेंजेस इन द सोसाइटी, आप ऐसे पढ़ लीजिएगा। मैं आंसर लिख देता हूँ। नेम एनी 2 सोशल इविल्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी अगेंस्ट विच द ब्रिटिश वेयर कंपेल्ड टू मेक लॉज। तो बहुत सारे हैं, मैं जैसे कि एक सती है, सती प्रथा, और आप चाइल्ड मैरिज भी लिख सकते हैं, चाइल्ड मैरिज, और जितने भी सोशल इवेंट्स हैं आप मुझे वो कमेंट करके बताइए जो मैंने अभी छोड़ दिए हैं। बिसाइड्स सोशल रिफॉर्म्स विच अदर फैक्टर प्लेड ए पाइवोटल रोल इन मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन।
मतलब सोशल रिफॉर्म्स को अगर साइड कर दे तो कौन कौन से अलग फैक्टर है जो कि बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं पब्लिक ओपिनियन में, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस होगा। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ दीज रिफॉर्म्स ऑन द इंडियन सोसाइटी। मैं आपको ओरल ही बता देता हूँ। ये जो रिफॉर्म्स के कारण द रिफॉर्म्स क्रिएटेड ए मिडिल क्लास ऑफ लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जर्नलिस्ट ईटीसी। दूसरा पॉइंट होगा लॉज वेयर मेड टू कर्ब सोशल इविस। कर्ब का मतलब हो जाएगा आपका कंट्रोल, COUNTROL, या काबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ। व्हाई डिड इंडिया ऑप्ट फॉर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसका आंसर होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका आंसर है इन वास्ट कंट्री लाइक इंडिया विद डाइवर्स लैंग्वेज, रिलीजियंस, कस्टम, ट्रेडिशंस, क्लाइमेटिक कंडीशन, जोग्राफिकल फीचर्स। क्योंकि ये आपका 1 मार्क्स का है तो आपको उतना नहीं लिखना, आप सीधा डाइवर्स लैंग्वेज, रिलीजियंस, कस्टम्स, ट्रेडिशंस या क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब कि 2-3 भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इट बिकम डिफ़िकल्ट टू हैव सिंगल यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ये आपको लिखना ज़रूरी है। देयरफॉर वी ऑप्टेड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द लिस्ट ऑन विच यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू फॉर्म लॉज। मतलब कि लिस्ट बताइए जिसमें यूनियन गवर्नमेंट को पावर है कि वह लॉज बना पाए। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ ये, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड रेसिडुअरी लिस्ट। स्पेशल सर्कमस्टांसेस पे स्टेट लॉज पे भी, स्टेट लिस्ट पे भी लॉज पार्लियामेंट बना सकते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, यहाँ पे आ भी गया। स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में क्या होते हैं, तो आपको सबसे पहले लिखना होगा कि इसमें स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट होते हैं और कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको लिखना है कि स्टेट लिस्ट में कौन बना सकता है, स्टेट बना सकता है, और कंकरेंट लिस्ट में आपको बना सकता है बोथ स्टेट बना सकते हैं और एंड सेंट्रल। ठीक है, आप यहाँ पे आप 2 लिखकर आराम से आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ें। यहाँ पे सेक्शन F आप देख सकते हैं, आप मार्क्स को देखते जाइएगा। अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ पे आपको मैप स्किल ही आएगा। 2 places A and B have been marked on a given outline map of the world. Identify them and write their correct names on the lines marked in the map. Region of low rainfall, major coffee producing area, high rainfall area of Asia। तो स्टूडेंट्स मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पे हम लोग को फाड़ना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग मैं ओरली आंसर कर दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है, आप उसमें देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है रीजन ऑफ लो रेनफॉल, तो यहाँ पे कालहारी डेजर्ट हो जाएगा, कालहारी डेजर्ट। ठीक, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरिया, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरिया कौन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरिया, यहाँ पे आपको लिखना है ब्राज़ील। ब्राज़ील शायद आपको दिखा नहीं होगा तो उसके लिए सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कालहारी डेजर्ट है। अब दूसरा है और उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ऑन द सेम पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग 1 हाई रेनफॉल एरिया इन एशिया। तो आप यहाँ से आप सीधा ये वाले रीजन को पूरा कर दीजिएगा, इस वाले रीजन को, इस वाले रीजन को, इस वाले 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 को,
यहाँ पे अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप आँख बंद कीजिए, आँख तो बंद नहीं कीजिए सॉरी। यहाँ पे 0 डिग्री आपको दिख रहा है। अब 0 डिग्री को ऐसे खींच करके ऐसे सीधा देखिए। तो यहाँ इस रीजन से चाह जैसे जैसे जाएगा वो सब रीजन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी सबसे ज़्यादा पड़ती है। गर्मी ज़्यादा पड़ने के कारण ज़्यादा रेनफॉल भी उतना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा आपका रेनफॉल से ही घिरा रहेगा। ओके, यहाँ पे आप जो भी लोकेट करेंगे वो सब का सब हाई रेनफॉल में ही आएगा। अब चलिए, अब यहाँ पे विजुअली चैलेंज्ड विच रीजन ऑफ अफ्रीका रिसीव्स लो रेनफॉल। अफ्रीका का कौन सा क्षेत्र सबसे कम रेनफॉल रिसीव करता है? तो इसका आंसर होगा वही कालहारी डेजर्ट। नेम वन मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरिया इन साउथ अमेरिका। वही है ब्राज़ील। नेम वन हाई रेनफॉल एरिया इन एशिया। एशिया का सबसे ज़्यादा आप रेनफॉल वाले का आपको नाम बता देना है। तो एरिया बताना है, तो साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, ओके। अब 37 क्वेश्चन नंबर के पास चलते हैं। ऑन द आउटलाइन political map of India locate and label the following the place associated with खासीस, मतलब जहाँ खासीस थे। the a place where first movement for peace by गांधी जी was started। तो यहाँ पे तो पता ही चल रहा है चंपारण होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ आउटलाइन करके। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपने एग्ज़ाम के समय ये बनाया था और मैं आशा करता हूँ कि ये आपका काम आया होगा। आप बाकी सब भी देख सकते हैं, लेकिन जो मेन है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपका चंपारण है, ठीक है, जो कि बिहार में है। एक और क्वेश्चन था कि आसाम, वैसे था द प्लेस एसोसिएटेड विद खासी। तो खासीज ऑफ आसाम अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ खासीज है। तो यहाँ पे आपको आउटलाइन कर देना है और ये हो जाएगा आपका आसाम। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हैं हम लोग का क्लियर हो गया, लेकिन एक और भी बाकी है विजुअल चैलेंज का। नेम द प्लेस एसोसिएटेड विद खासीज। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपने नहीं पूछेगा, ऐसे नॉर्मली भी पूछ सकता है। तो चलिए छोड़िए। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मुझे ये बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो मेरी मेहनत को सफल बनाने के लिए आप भी पढ़िए और कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।